जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने, है ना। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सब फर्जी बातें हैं, सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी बक रहे हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम हर हाल में होगा। अभी तक बहुत ही कम ऐसी वैकेंसियाँ गई हुई हैं जिनकी भर्तियाँ रद्द हुई हों। उनमें से ऐसी वैकेंसी होती हैं जिनमें कुछ घोटाला रह गया हो, नियमों को ताक पर रख दिया गया हो, या फिर सरकार बदल गई हो। आपके में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है आपको? आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है, ना तो आपकी अभी सरकार बदलने वाली है, तो आपकी भर्ती पूरी होगी। ये कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए। और देखिए, जूनियर असिस्टेंट वालों को सिर्फ 40 दिन का मौका मिला है पढ़ने के लिए। आपको 30 दिन का भी मौका नहीं मिलेगा। आपकी सीधे नोटिस आएगी और आपका एग्जाम करवाया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि तैयारी पूरे मन के साथ करते रहिए। 2 से 3 घंटे डेली पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़िए, 2 से 3 घंटे डेली पढ़िए और निश्चित रूप से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। और बाकी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहिए। एक और आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं, चाहे वो आप यूपी टेट का पढ़ रहे हो या बिहार भर्ती का पढ़ रहे हो या यूपी पुलिस का। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से पढ़ते रहिए। अगर आपके पास सिर्फ मुख्य सेविका ऑप्शन है तो सिर्फ मुख्य सेविका का 2.5 से 3 घंटे डेली कम से कम पढ़िए। निश्चित रूप से आपका पूरा एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े 2-2 घंटे के, 2.5-2.5 घंटे के, जिससे आप अपनी तैयारी, अपना रिवीजन लगातार करते रहें। आज जो किताब का पिछला टॉपिक था, जो रह गया था कि जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण के कुछ प्रश्न रह गए थे पिछले टॉपिक में, तो उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा नीचे कि कौन से नए टॉपिक के आप कल वीडियो पाना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका टॉपिक वीडियो में शामिल किया जाए। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो आपका 41वां प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा का अभाव, विवाह की निम्न आयु या गरीबी। तो देखिए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारण नहीं है? व्यावसायिक शिक्षा कभी भी जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं हो सकती है, जनसंख्या ह्रास का कारण हो सकती है, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का कारण हो सकती है। क्योंकि जब व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करता है कोई, तो वो काफ़ी अधिक मात्रा में बिजी हो जाता है, और जब बिजी हो जाएगा तो उसके पास परिवार और जनन क्रिया के लिए उतना समय नहीं बचेगा कि वो जनसंख्या की वृद्धि में अपना योगदान दे सके। तो जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण है: शिक्षा का अभाव, समाज में बढ़ती गरीबी, विवाह की निम्न आयु, बाल विवाह का होना और परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति। तो अभी भी कई धर्मों में परिवार नियोजन को गलत बताया गया है, उसके खिलाफ बातें होती हैं, तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। एक एक प्रश्न को आपको बारीकी से समझना है। आपको सिर्फ परीक्षा नहीं पास करनी है, आपको अपनी नौकरी की भी तैयारी करनी है, क्योंकि वहां पर आपको ये सब बोलना होगा। जब आप कहीं मीटिंग में होंगे तो आपको ही मीटिंग को लीड करना होगा, है ना। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप बोल पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली? तो इसका सही उत्तर है आपका मेघालय। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जहां पर 27.95% की दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली, और बिहार में 25.44 की दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश में 20.33% की दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी 2001 से 2011 के बीच में? तो इसका सही उत्तर है आपका 20.23%। अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपने किया। जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में 15वां स्थान है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, गौतम बुद्ध नगर। अब ये मत सोचिएगा कि गौतम बुद्ध नगर की जनसंख्या वृद्धि दर इसलिए ज्यादा है कि वहां पर जनन क्षमता ज्यादा है, जनन वृद्धि ज्यादा है। ऐसा नहीं है, जन्म दर ज्यादा है, वहां पर लोग ज्यादा रहने जा रहे हैं, तो वहां की जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ रही है, क्योंकि वो एक डेवलपिंग
सिटी है, एक डेवलप्ड सिटी है ये कह लीजिए। तो लोग वहां पर जा रहे हैं, वहां पर बिजनेस ज्यादा है, वहां पर नौकरी की संभावनाएं ज्यादा है, वहां पर व्यापार की संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए लोग वहां पर रहने जाते हैं, बसने जाते हैं। जब बसेंगे तो वहां की जनसंख्या में काउंट किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिलेगी। गाजियाबाद में 41.3%, श्रावस्ती में 30.5%, बहराइच में 29.3%। लेकिन ये उच्च जन्म दर के कारण बढ़े हैं श्रावस्ती और बहराइच, लेकिन गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद वहां की सुविधाओं के लिए बढ़े हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, कानपुर नगर। अब देखिए, कानपुर नगर पहले व्यापार का, नौकरी के लिए एक हब हुआ करता था, एक केंद्र हुआ करता था, लेकिन सरकारों का कुछ ऐसा रवैया रहा उत्तर प्रदेश की, और यहाँ की कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कानपुर से व्यापार लगभग समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया और दूसरे शहरों में जाकर बसने लगे, दिल्ली, बंबई, नोएडा, गाजियाबाद। तो बड़े दूसरे अन्य जगह पे चले गए जहां पर नौकरियां बढ़ रही थी, जिसके कारण कानपुर नगर का जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला है वो 9.9% है। क्लियर आपको? हमीरपुर का 11.1% है, बागपत का 11.9% है, फतेहपुर का 14.1% है और देवरिया का 14.2% है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या अधिक का निम्न में कौन सा कारण है? तो निम्न जीवन स्तर बिल्कुल सही है, बेरोजगारी बिल्कुल सही है, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। और शिक्षा का अभाव तो आपको पता ही है, अभी आपको बताया गया था। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, माल्थस और के मार्क्स से। जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत एवं जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत माल्थस एवं कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? आजमगढ़ में, जौनपुर में, बलरामपुर में या श्रावस्ती में? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जौनपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर पाया जाता है? जौनपुर में, जो 1024 है। कितना है जौनपुर का लिंगानुपात? 1024 है। आजमगढ़ का 1019 है, बलरामपुर का 923 है और श्रावस्ती का 881 है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। तो जौनपुर में पाया जाता है। ये 2011 की जनगणना के आधार पर आधारित आंकड़े हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा और समझना होगा। क्लियर आपको? तो 48 के बारे में आपको पूरा बता दिया गया है डिटेल में। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है 2011 की जनगणना के आधार पर। 2001 में ये 898 था, जो 14 अंक बढ़कर 912 हो गया। लिंगानुपात की दृष्टि से ये देश के राज्यों में 26वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर है। और ये देखिए, ये आपके रिवीजन के लिए है, कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये आपका रिवीजन के लिए है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये एक बार पूरा सब कुछ पढ़ रखा है, अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन की तरफ से ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। और अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है, अगर ध्यान से सुनेंगे ना, तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 943। कितना है? लिंगानुपात को इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, उसको लिंगानुपात कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार में 1106 है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पश्चिम बंगाल में 1028 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, महाराष्ट्र में 365 है। और मैं आज का आपसे प्रश्न पूछता हूं कि भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के आधार पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह आज का आपका प्रश्न है। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पर सर्च करिए, किताब में देखिए, ताकि आपके दिमाग में यह चीज अभी की अभी बैठ जाए। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना किस विषय सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त सभी? तो और इसका सही उत्तर है आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, लॉर्ड रिपन। लेकिन जो पहली जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित जनगणना प्रारंभ की गई थी। 1911 से 1921 के बीच में एक ऐसा एकमात्र दशक था जब जनगणना हमारी घटी थी, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ती चली गई।
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और समझते रहना होगा। क्लियर है आपको? और 1961 से बीच 1971 के बीच में अचानक से जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशतता में बढ़ी थी। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपने परीक्षा हाल में। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, आईने अकबरी। ये अबुल फजल की रचना है। अगला प्रश्न है आपका किसी नगरीय जनसंख्या को किस रूप से परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपयुक्त सभी। न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, पुरुष जनसंख्या 75% से अधिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ऐसे स्थान, ऐसा मोहल्ला, ऐसा गांव, ऐसा कस्बा जहां की जनसंख्या 5000 हो कम से कम या उससे ज्यादा हो और वहां की जो 75% आबादी है वो कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लगी हुई हो तो उसे नगर मान लिया जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 प्रति किलोमीटर हो, कि कम से कम 400 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर रह रहे हो। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सतत विकास। अगला प्रश्न है आपका विकसित रूप से आधुनिक जनसांख्यिकी का संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, फ्रैंक नोटेस्टीन। क्या? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत फ्रैंक नोटेस्टीन से संबंधित है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो इसका सही उत्तर है आपका डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता में वर्ष 1976 में भारत में पहली बार जनसंख्या नीति तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 2.5%। अगला प्रश्न है आपका जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकाल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है आपका सी, जननांकीय संक्रमण। क्या कहते हैं? जननांकीय संक्रमण कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, कुशलता विकास का प्रोत्साहन, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, जो वर्तमान सरकार का एजेंडे में शामिल है कि स्किल बढ़ाओ। और किसी भी व्यक्ति के सफल होने का यही होता है राज कि उसके अंदर कितनी स्किल है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें आनी चाहिए, चाहे ड्राइविंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे सिलाई हो, कुछ भी हो। मोबाइल अच्छे से चलाना, डिजिटल नॉलेज रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, ये सब क्या है? एक स्किल है। टाइपिंग एक स्किल है। तो जितना ज्यादा आपके पास स्किल होगी उतना ज्यादा आप सफल होंगे, उतना ज्यादा आपका देश सफल होगा। क्लियर है आपको? और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है। जो अगला प्रश्न है आपका कि भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देशों के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी। किसी भी देश को लाभ तभी होगा जब उसकी जनसंख्या युवा हो, यानी कि 15 से 64 वर्ष के बीच में हो। ऐसी स्थिति में उस देश में जो कार्य करने की क्षमता होती है वो सबसे उच्च स्थिति पर होती है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, वर्ष 2011। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय जनगणना वर्ष 2011 में कराई गई। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में नगरीकरण से क्या होता है? इसका सही उत्तर है आपका बी, जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। अगर कहीं पर आप नगरीकरण करते हैं तो वहां पर सुविधाएं बढ़ती हैं, अस्पताल बढ़ते हैं और स्वच्छता बढ़ती है, स्वास्थ्य सुविधाओं के जो क्या कहते हैं उपलब्धता बढ़ती है, आसानी से आप उनके पास पहुंच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घट जाती हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा को बढ़ावा देकर, समाज में जागरूकता फैलाकर, गरीबी को कम करके। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण पाने के लिए निम्न प्रयास करने होंगे। शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, समाज में जागरूकता फैलानी होगी,
समाज में गरीबी को कम करना होगा और कृत्रिम उपक्रमों का प्रयोग करके सरकार की योजनाओं के माध्यम से। तो ये सारे उपाय हैं भारत में जनसंख्या को कम करने के। अगला प्रश्न है आपका कि और जो आपका आज का आखिरी प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, प्रयागराज। मैंने यूपी की जनगणना और भारत की जनगणना के संक्षिप्त आंकड़े बहुत ही छोटे वीडियो में पढ़ा रखे हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके वो भी रिवीजन हो जाएगा, पूरे के पूरे आंकड़े जितने आपके लिए जरूरी है। तो प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और फिर मुरादाबाद की जनसंख्या है, और फिर आपकी गाजियाबाद की है, और फिर आजमगढ़ की है। प्रयागराज की है 59,54,391, मुरादाबाद की है 47,72,006 और गाजियाबाद की है 46,81,645। इसी तरीके से आजमगढ़ की है 46,13,913। तो ये सारे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, किन्हीं उन दो जिलों के नाम लिखिएगा जो न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं। क्लियर आपको? तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसे लगी, और अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और जो वीडियो के दौरान आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हिम्मत बनाकर रखिए, धैर्य के साथ मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ होएगा, है ना। धीरे धीरे बना सब कुछ होए, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए, खुद को सकारात्मक बनाइए, सकारात्मक चीजों से खुद को जोड़िए और सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी अगर आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ परिश्रम कर रहे हैं। खुद को सकारात्मक बनाकर रखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने ग्रुपों में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।